जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज से हम इंडियन आर्मी के लिए एक नई मॉक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इस मॉक सीरीज में हम वो सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ये जो मॉक टेस्ट है आपके बाईलैंग्वेज रहने वाले हैं, हिंदी में भी और इंग्लिश में। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स आए भाई। जैसे कि हमारा आर्मी स्पेशल कोर्स भी लॉन्च हो गया है आर्मी जीडी के लिए, ट्रेडमैन के लिए, टेक्निकल के लिए, जहां आपको मिलेंगे कंप्लीट रिकॉर्डेड वीडियोस, क्लास नोट, पीडीएफ, 20 आपको फुल मॉक टेस्ट यहां मिलने वाले हैं और 10 ओरिजिनल पेपर आपको मिलेंगे। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, आपको ऑफलाइन या ऑनलाइन किसी भी तरह से ये सब चीज़ें प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। जैसे कि आप सबको पता होगा, इन्फिनिटी कोचिंग सेंटर पार्ट ऑफ जीडी डिफेंस एकेडमी से लगभग 500 से ज़्यादा छात्रों का डिफेंस में सिलेक्शन हो गया है। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है। तो तब आप आंसर दे रहे होंगे कि सर ये डॉक्टर आत्मारंग पांडुरंग है। डॉक्टर आत्मारंग पांडुरंग ने धार्मिक और सामाजिक सुधारों के लिए पश्चिम भारत में सन 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की। अब ये 1867 इसीलिए बताया कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि डॉक्टर आत्मारंग पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना कब की थी। तो तब आप सीधा सीधा आंसर लगा दोगे 1867 में। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, आर्य समाज, तो तब आप आंसर दोगे कि आर्य समाज की स्थापना की थी दयानंद सरस्वती ने। अब स्वामी विवेकानंद को तो हम कैसे भूल सकते हैं, हर युद्ध की प्रेरणादायक हैं स्वामी विवेकानंद। उनकी एक फेमस लाइन है, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो स्वामी विवेकानंद, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, तो स्वामी विवेकानंद ने की थी। इनका जन्म हुआ था 12 जनवरी पर और इनके जन्म दिवस पर एक डे मनाया जाता है, युवा दिवस, यूथ डे मनाया जाता है, युवा दिवस। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो 12 जनवरी को। आगे आपके पास कि बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया, तो बक्सर का युद्ध 1764 में लड़ा गया। कमेंट सेक्शन में आपने बताना है कि किस किस के मध्य लड़ा गया भाई। निम्न में से कौन सी नदी अरावली पर्वतमाला से निकलती है, तो वो है आपकी साबरमती। जूडो और कराटे के खेल क्षेत्र का नाम क्या है, तो उसका खेल क्षेत्र जो होता है वो मैट में खेला जाता है भाई। 1965 में भारत और पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री। अब लाल बहादुर शास्त्री जो थे सेकंड पीएम थे भाई। सेकंड क्या थे, प्राइम मिनिस्टर थे, कहाँ के, भारत के। यहां तक कहानी ठीक है। अब देखो, लाल बहादुर शास्त्री ने एक प्रसिद्ध नारा दिया था। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, तो ये दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने। यहां तक कहानी ठीक है। चलिए आगे, आपको पता होगा कि एक युद्ध 1962 में भी हुआ था। 1962 में इंडो चाइना वॉर, भारत और चाइना का इंडो चाइना वॉर भी कहते हैं, इंडो चाइना। 1962 में जब भारत और चाइना के बीच युद्ध हुआ था, तब पीएम कौन थे, तो तब पीएम थे आपके कौन, जवाहरलाल नेहरू। कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। यहां तक कहानी ठीक है। फिर आपको पता होगा कि 1971 में भी एक युद्ध हुआ था, 1971, जब भारत ने किसको, पाकिस्तान को धूल चटा दी थी भाई। किसको धूल चटा दी थी, पाकिस्तान की। जब बांग्लादेश का निर्माण हो रहा था ना, जिसने थोड़ा डिटेल में पढ़ा होगा, 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, इंडिया और पाक का, जिसमें भारत ने क्या किया, पाकिस्तान को धूल चटाकर बांग्लादेश की स्थापना की। मतलब बांग्लादेश तब बना था, ठीक है। उस टाइम पीएम कौन थी, तो तब आप आंसर दोगे कि उस टाइम पीएम थी इंदिरा गांधी। कौन थी, इंदिरा गांधी, ठीक है। और उसके बाद 1999 में कारगिल वॉर हुआ था। कब हुआ था, 99। क्वेश्चन आता है भाई कारगिल का युद्ध कब लड़ा गया, तो तब आप आंसर दोगे 1999 में। चलिए, इनमें से कौन सा भारतीय नागरिक का मौलिक अधिकार नहीं है,
ठीक है, नॉट अ फंडामेंटल राइट। देखो आप याद रखो कि हमारे पास पहले सात फंडामेंटल राइट थे, 7 थे फंडामेंटल राइट। एक फंडामेंटल राइट्स को हटा दिया गया, ठीक है, किसको? जो आपका संपत्ति का अधिकार था, किसका? संपत्ति का अधिकार, इसको हटा दिया गया था। तो अभी प्रेजेंट में, वर्तमान में हमारे पास कितने मौलिक अधिकार हैं? तो वर्तमान में हमारे पास कितने मौलिक अधिकार है? 6 हैं। अगर आपके एग्जाम में आता है कि वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने? 6 हैं। फंडामेंटल राइट्स कितने? 6, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन आएगा कि फंडामेंटल राइट्स हमने लिए कहां से, अडॉप्ट कहां से किए, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो हमने कहां से लिए, कहां से अडॉप्ट किए, तो तब आप आंसर दोगे कि सर ये हमने यूएस से, अमेरिका से लिए। फंडामेंटल राइट कहां से लिए? अमेरिका से। यहां तक कहानी ठीक है। अब देखो, ये तो फंडामेंटल राइट्स की बात हो गई। एक होते हैं आपके पास फंडामेंटल ड्यूटीज, जिसे आप बोलते हो मौलिक कर्तव्य। क्या बोलते हो? मौलिक कर्तव्य, ठीक है। अगर मौलिक कर्तव्य की बात की जाए तो हमारे पास टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज बोलते हैं इसे, फंडा FUNDA, फंडामेंटल ड्यूटीज, DUTIES। देखो बाइलैंग्वेज होगा, सब चीज आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में पढ़ाई जाएगी भाई। तो मौलिक कर्तव्य की बात की जाए तो 11 हमारे पास मौलिक कर्तव्य हैं, और ये हमने कहाँ से अडॉप्ट किए हैं, तो तब आप आंसर दोगे कि सर ये हमने रशिया से किए। कहाँ से? रशिया से। अब देखो, कई बच्चों के मन में डाउट उठ रहा होगा कि जो हमारे पहले मौलिक अधिकार थे वो 7 थे, तो एक मौलिक अधिकार कब हटाया गया? तो 1978 में क्या हुआ? 40वां संविधान संशोधन हुआ, 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, जिसमें क्या कर दिया गया? संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मौलिक अधिकार जो थे उसमें संपत्ति का अधिकार कब हटाया गया, तो 1978 में हटाया गया। कौन सा संविधान संशोधन था? 40वां। यहां तक कहानी ठीक है। चलिए फिर अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें कौन होते हैं? तो संसद के दोनों सदनों के सदस्य, संसद के दोनों सदन के सदस्य जो हैं भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं भाई। आगे आपके पास कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है? तो ये आपका हैदराबाद में स्थित है। गांधी जी ने किस आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया था? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन था, और कब हुआ था? ये 1842 में। निम्नलिखित में से किसे गेटवे टू द पैसिफिक कहा जाता है? तो आपको पता होना चाहिए, जो पनामा नहर है, पनामा कैनल है, उसे गेटवे टू द पैसिफिक कहा जाता है भाई। किस शहर को भारत का स्कॉटलैंड के रूप में जाना जाता है? वो कुर्ग है। कौन सा है? कुर्ग। हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सबसे गर्म ग्रह है शुक्र, विनस। पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है? तो उसे क्षोभ मंडल कहा जाता है। बचपन से पढ़ के आ रहे हो भाई। ब्लू माउंटेन पीक भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये मिजोरम में। कहाँ है? मिजोरम में। गायत्री मंत्र की रचना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो गायत्री मंत्र आप सबको पता होगा, विश्वामित्र ने की थी भाई। किसने? विश्वामित्र। ये थे हमारे 15 क्वेश्चन जीके के, और 15 क्वेश्चन अब आपके साइंस के रहने वाले हैं, ठीक है, विज्ञान के रहने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि जीका वायरस या जीका बुखार किससे फैलता है? तो जीका वायरस मच्छर के काटने से फैलता है भाई। मूत्र का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये होता है यूरोबिलिन या यूरोक्रोम, भी कहीं कहीं ऑप्शन में मिलेगा, तो जो भी ऑप्शन में मिलेगा आप टिक मार लीजिएगा भाई। इंद्रधनुष का निर्माण किसके संयोग से होता है? तो इंद्रधनुष का जो निर्माण बनता है, मतलब इंद्रधनुष जो बनता है, वो पानी की बूंदों में जब प्रकाश का प्रकीर्णन और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, तो तब क्या होता है? हमारा इंद्रधनुष का निर्माण होता है, रेनबो बनता है। आपने बरसात के समय देखा होगा आसमान पर, ठीक है। चलिए,
निम्नलिखित में से कौन सी मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा है? तो मानव शरीर के सबसे बाहरी हिस्से को एपिडर्मिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एपिडर्मिस। एक वस्तु का संवेग किस पर निर्भर करता है? तो वस्तु का संवेग जो है मास और वेलोसिटी दोनों पर निर्भर करता है भाई। बोथ आंसर है कहीं पे, मास और वेलोसिटी। ठीक है, पिंड के द्रव्यमान और उसके वेग पर। दूरदृष्टि दोष का कारण क्या है भाई? दूरदृष्टि दोष, तो दूरदृष्टि दोष कब होता है? जब फोकल लेंथ होती है जो आइस की, वो लेंस इज टू लॉन्ग, मतलब अभिनेत्र लेंस की फोकस लंबाई का बहुत लंबा जब हो जाता है तब दूरदृष्टि दोष आपका होता है भाई। प्रकाश संश्लेषण एक कौन सी प्रक्रिया है? तो प्रकाश संश्लेषण एक उपचयी प्रक्रिया। उपचयी प्रक्रिया, उपचयी। चुंबकीय कंपन में एक चुंबकीय सुई होती है जो हमेशा क्या दर्शाती है? तो ये दर्शाती है नॉर्थ और साउथ, उत्तर और दक्षिण। ठीक है, नॉर्थ और साउथ। एक समतल दर्पण क्या बनाता है? देखो समतल दर्पण आपने देखा होगा, प्लेन मिरर आपके घर में भी होता है ना। तो प्लेन मिरर जो है वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बना देता है। ये तो बहुत सिंपल सा था, आपने प्रैक्टिकल भी किया होगा घर पे। ऑप्टिकल फाइबर प्रकाश के निम्नलिखित में किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्टिकल फाइबर वर्क ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ लाइट? तो ये करता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर। किस पर? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि बादलों की ऊंचाई, दिशा और वेग को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो नेफोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। अगला वाला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में भी पूछा गया है कि यदि निकाय का वेग दोगुना हो जाता है तो इसके संवेग पर क्या फर्क पड़ेगा? तो यदि वेग दोगुना हो जाता है तो उसकी गति भी दोगुनी हो जाएगी भाई। गति या संवेग दोगुना हो जाएगा। ठीक है, संवेग भी क्या हो जाएगा? दोगुना हो जाएगा, क्योंकि आप सबको पता होगा कि गति इक्वल टू क्या होता है? द्रव्यमान गुणा वेग। बोलो हाँ या ना। और वेग गति के क्या होता है? समानुपाती होता है भाई। अगर आपके इस ऐसी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता कि यदि वेग दोगुना हो जाए तो गतिज ऊर्जा पर क्या फर्क पड़ेगा? तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? 4 गुना हो जाएगी भाई। गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? 4 टाइम्स, ये 4 गुना। ठीक है, यही 2 क्वेश्चन आते हैं भाई इसमें। हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिकाओं को क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहा जाता है भाई? बताओ कौन ले जाती है? धमनियां, आर्टरीज। मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा अंग कौन होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। निम्नलिखित में से गैस किसे हंसाने वाली गैस के रूप में जाना जाता है? हंसाने वाली गैस आप सभी को पता होगा, नाइट्रस ऑक्साइड फॉर्मूला होता है N2। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड। यहाँ तक कहानी ठीक है। इन्फिनिटी कोचिंग सेंटर पार्ट ऑफ जीटी डिफेंस एकेडमी ने हमेशा से ही अफोर्डेबल और क्वालिटी एजुकेशन पर फोकस किया है। इसीलिए यहाँ से लगभग 500 से ज्यादा विद्यार्थियों को सिलेक्शन डिफेंस में हो गया है। अगर आपका भी सपना है डिफेंस में जाने का तो आप हमारे ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट टीचर, पीडीएफ नोट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके साथ डिस्कस कराए जाएंगे और लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड टेस्ट सीरीज आपको कराई जाएगी। और हमारा एनडीए फाउंडेशन बैच और अग्निवीर आर्मी स्पेशल बैच भी शुरू हो गया है। अगर आप एसएसबी या एयरफोर्स जीडी एसआरटी टेस्ट की तैयारी कर रहे हो तो लेफ्टिनेंट कर्नल आरपी बर्थवाल सर के साथ अपनी तैयारी को दे एक नई उड़ान, क्योंकि अब तैयारी भी अफोर्डेबल। आगे हमारे पास मैथ का पोर्शन है। 15 क्वेश्चन आपके मैथ्स के रहने वाले हैं, 2 मार्क्स के, तो मतलब टोटल 30 मार्क्स का आपका मैथ का सेक्शन रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं मैथ का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 संख्याओं का अंतर 2 है और उनके वर्गों का अंतर जो है 28 है 28, तो संख्याओं का योग क्या होगा? अब 2 संख्याओं के अंतर की बात की गई तो मैंने मान लिया 2 संख्याएं x और y, इन दोनों का अंतर मतलब डिफरेंस माइनस इक्वल टू 2 है।
कैसे? जैसे मैंने बोला आपकी उम्र 10 साल है और आपके पिताजी की उम्र 20 साल है, तो आपके और आपके पिताजी की उम्र में कितने का अंतर है? तो आप बोलोगे 10 साल का। क्या किया आपने? माइनस कर दिया। वही चीज़ मैंने की, मैंने दो संख्याएं मान ली, x एक y मान ली, और इनका डिफरेंस कितना दे रखा है? 2, और उनके वर्गों का अंतर, वर्ग मतलब स्क्वायर, और जो वो नंबर है उनके वर्गों का अंतर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कितना दे रखा है? 28। बोला हाँ या ना? ठीक है, तो संख्याओं का योग क्या होगा? आप सभी ने बचपन से एक फॉर्मूला पढ़ा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या होता है? एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। बोलो हाँ या ना? होता ही नहीं होता? होता ही नहीं होता। चलिए, हमारे पास x माइनस वाई की वैल्यू है 2, x प्लस वाई आपसे पूछा है संख्याओं का योग, और x माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 28 दे रखा है। अब ये वैल्यू कहाँ आ जाएगी? ये वैल्यू नीचे आ जाएगी। यहाँ मल्टीप्लाई वैल्यू काई में आ जाती है, डिवाइड में आ जाती है, भागा, तो 28/2 इक्वल टू एक्स प्लस वाई कितना आ जाएगा? तो आप बोल रहे होंगे सर ये 14 आ गया। बोलो हाँ या ना? कहानी हो गई खत्म। इतना सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे कह रहा है एक वर्गाकार बगीचे का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 5625 वर्ग मीटर है। देखो, मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है। आप सभी को पता होगा कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। होता ही नहीं होता? बोलो हाँ या ना? भुजा का क्या होता है? स्क्वायर, साइड का स्क्वायर होता है। ठीक है, और आपसे पूछ रहा है, आपको दे क्या रखा है? वर्ग बगीचे का परिमाप ज्ञात कीजिए। परिमाप ज्ञात करना है ना, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है? बोलो कमेंट में। वर्ग का परिमाप 4 इंटू भुजा, 4 इंटू भुजा, या भुजा की लंबाई भी कह सकते हो आप इसे। ठीक है, अब देखो आपको दिया क्या है? जिसका क्षेत्रफल, ठीक है, वर्गाकार बगीचे का क्षेत्रफल आपको दे रखा है। ठीक है, आपको दे रखा है वर्ग का क्षेत्रफल, जो क्या होता है? भुजा का स्क्वायर होता है, भुजा का स्क्वायर। ठीक है, देखो वर्ग का क्षेत्रफल कितना है? 5625 है, इक्वल टू भुजा का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। ठीक है, साइड का क्या? स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इस तरफ क्या लगेगा? स्क्वायर रूट लगेगा। बोलो हाँ या ना? 5625 इक्वल टू भुजा। यहाँ से हमें एक साइड पता चल जाएगी ना। अगर हमें एक साइड पता चल गई तो वर्ग का परिमाप आसानी से निकाल लोगे। 4 से तो गुणा करना है। अब देखो 5625 किसका रूट होता है? पहचानो भाई, मैं आपको बताता हूँ कैसे निकालेंगे। 5625, देखो इसको निकालने का एक शॉर्ट तरीका मैं यहीं पे बता देता हूँ आपको। आप मुझे बताओ 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। 2 का स्क्वायर 9, सॉरी 2 दूनी 4। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। हमें सिर्फ इकाई का अंक लेना है। ठीक है, 5 का स्क्वायर 25, 5 होगा इकाई का अंक। 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 8 64, 4 9 9 81, 1 है ना। अब स्क्वायर रूट है तो 2 भागों में टूटेगा। स्क्वायर रूट है तो कितने भागों में टूटेगा? 2। 5 कहाँ आ रहा है? तो 5 आ रहा है 5 में। 5 कहाँ आ रहा है? 5 में। और ये 56 किसके स्क्वायर के पास आता है? 6 6 जा 36 होता है, 7 7 जा 49 होता है। ठीक है, तो 7 7 जा 49, तो ये 7 के स्क्वायर के पास आ रहा होगा। 8 8 64 ज़्यादा हो जाएगा, तो ये 75 का रूट होगा। किसका होगा? 75। तो यहाँ पे आ जाएगा 75। अगर आपके पास एक भुजा कितने आ गई? 75। एक भुजा कितने आ गई? 75। 4 भुजा आपको निकालनी है। तो अगर आपको वर्ग का परिमाप निकालना है ना, वर्ग का परिमाप, तो आपको 4 गुणा 75 करना पड़ेगा। और 75 का 4 गुना कितना होता है? 70 70 140 150 300। 300 मीटर आपका आंसर रहेगा। पेपर आपका हार्ड बनने वाला है, ये मत सोचना कि पेपर आसान बनेगा। क्वेश्चन कह रहा है x + 1/x = 3, तो x स्क्वायर + 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो है फॉर्मूला बेस्ड है।
ठीक है, आपको दे रखा है x प्लस 1/x की वैल्यू दे रखी है 3 और आपसे पूछ रहा है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, देखो क्या है, इसमें पावर है 1 और इसमें पावर है 2। ठीक है, जब भी हमें एक पावर से 2 पावर की तरफ जाना पड़ता है तो हमें बोथ साइड स्क्वायर करना पड़ता है। तो हम इसमें बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आप सबने पढ़ा होगा। तो अगर मैं बोथ साइड स्क्वायर कर दूंगा तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर। यहाँ तक कहानी ठीक है। चलो, अब आपको पता है ये a है ये b है, तो a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1/x स्क्वायर हो जाएगा यहाँ। ठीक है, प्लस 2 इंटू एक्स कितना है, x ही है, और y कितना है 1/x। होगा नहीं होगा, इक्वल टू 3 3 9। तो यहाँ से x कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आप बोल रहे होंगे कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। अब ये 2 कहाँ चले जाएगा, ये 2 यहाँ चले जाएगा, तो इक्वल टू 9 - 2। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की जो वैल्यू मेरे पास आएगी वो 7 आएगी। बोलो हाँ या ना। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर रहेगा। तो इतना सरल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है और उनके वर्गों का जो योग है वो 468 है, 468 है। तो बड़ी संख्या बताओ। आपसे सिंपल कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है। ठीक है, तो मैंने मान लिया माना संख्या क्या है, x है। माना संख्या क्या है, x। तुम्हारी x नहीं है, सिर्फ x। तो संख्या हो जाएगी 3x और 2x। बोलो हाँ या ना। और उनके वर्गों का योग, वर्ग मतलब स्क्वायर, इनके वर्गों का वर्ग मतलब स्क्वायर, और इनके वर्गों का जो योग है वो कितना है, 468 है। यहाँ तक कहानी ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन बोलते जा रहा है मैं वैसे वैसे वैल्यू पुट अप करते जा रहा हूँ। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 3 9, 9x स्क्वायर प्लस 2 2 दूनी 4, 4x स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 468। यहाँ तक कहानी समझ में आ गई। प्लस कर रहे होंगे 9 और 4 13, 13x स्क्वायर बराबर कितना, 468। तो x स्क्वायर बराबर कितना, 468/13। 13 दूनी 26, 13 51, और 13 दूनी 26, 13 3 39, 13 चुकू 52। तो 13 3 39 और ये 6 टाइम जाएगा। x स्क्वायर बराबर 36, x स्क्वायर बराबर 36। तो यहाँ से स्क्वायर हटेगा, यहाँ क्या लगेगा, अंडर रूट लगेगा। बोलो हाँ या ना। तो x बराबर अंडर रूट 36। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 36 किसका रूट होता है, 6 का। अगर x की वैल्यू 6 आ गई तो फाइंड द लार्जर नंबर। आप मुझे बताओ 3x और 2x में से बड़ा नंबर कौन सा है, 3 है। तो 3 इंटू 6 कितना, 18। कहानी इसकी भी खत्म। बोलो हाँ या ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है यदि m का 10% n के 20% के समान है तो m और n का अनुपात क्या होगा। देखो वो कह रहा है m का 10%, m का 10% जो है वो इक्वल है n के 20% के। बोलो हाँ या ना। ये कहानी है। यहाँ से परसेंटेज हटेगा, नीचे 100 लग जाएगा इक्वल टू n का क्या, 20%। परसेंटेज हटेगा, नीचे 100 लग जाएगा। ठीक है, या तो मैं डायरेक्ट 100 से 100 काट लूँ, बट कई लोगों को कन्फ्यूज़न होगा। तो देखो सिंपल सा, मैं भी काट नहीं रहा हूँ। यहाँ से ये हो जाएगा, ये वैल्यू को यहाँ ले जाओ, ये वैल्यू को यहाँ ले जाओ, तो ये बन जाएगा m इंटू 10 इंटू 100। अब इसको इधर ले जाओगे तो ये बन जाएगा n इंटू 20 इंटू 100। ठीक है, अब देखो इस वैल्यू को यहाँ ले जाओ, इस वैल्यू को यहाँ ले जाओ, ये बन जाएगा आपका m/n। ये m यही था, n यही रह गया, इक्वल टू 20 इंटू 100/10 इंटू 100। 100 से 100 कट गया, ये आपका रेशो आ गया m रेशो n कितना आ गया, 2:1। ये तो बिल्कुल मैंने आपको सिंपल मेथड से बिल्कुल बेसिक तरीके से बता दिया। दूसरा आप इसे क्या कर सकते थे, आप इसे यहीं से ले लेते। कैसे ले लेते, 100 से 100 कट जाएगा, क्योंकि दोनों ये ऊपर जाएगा ये इधर जाएगा,
तो आपस में उसने कटना है ही, 0 से 0 कट गया, तो यहाँ से आपके पास बचेगा 1m बराबर 2n। ठीक है, m के बराबर में कितना है 2, तो m की वैल्यू आ गई 2, n के बराबर में कितना है 1, तो n की वैल्यू आ गई 1, तो वही आ गया ना आपके पास 2:1, 2:1 ऑप्शन है। यहां से आप इसे एक तरीके से और कर सकते थे, आप m को नीचे भेज देते या n को इधर भेज देते, m तो वहीं रहेगा, एक नीचे चले जाएगा, एक कहाँ चले गया, यहाँ नीचे चले गया। ठीक है, n को नीचे भेज दो तो n यहाँ आ जाएगा, 2 ऊपर ही रहेगा, तो 2:1 आएगा वही। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक छात्र ने 20% अंक प्राप्त किए और 72 अंकों से फेल हो गया। यदि वह 40% अंक प्राप्त करता है तो उसे उत्तीर्ण अंकों से 8 अंक अधिक मिलते हैं। उत्तीर्ण अंक ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। एक विद्यार्थी है, उसे 20% मार्क्स मिले। कितने मिले? 20% मार्क्स, बट वो 72 अंकों से फेल हो गया। कितनों से फेल हो गया? 72। अगर उसे 72 अंक और मिल जाते तो वो पास हो जाता। बोलो हाँ या ना? ये क्या हो जाते? पासिंग मार्क्स उसके हो जाते। ठीक है, उसी व्यक्ति को जब 40% अंक मिलते हैं तो उसे जो है उत्तीर्ण अंकों से 8 अंक अधिक मिलते हैं। मतलब 40 में तो पास हो गया, बट 8 अंक उसके एक्स्ट्रा है, तो उसे क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। ये भी क्या हो जाएगा आपके पास? पासिंग मार्क्स हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा? पासिंग मार्क्स। आप एक चीज समझो, आपको 30% अंक मिले। कितने मिले? 30% अंक। तो आप 20 अंकों से जो है फेल हो गए, तो अगर आपको ये 20 अंक मिल जाएंगे तो ये आप पास हो जाओगे। तो इसी तरह से ये पासिंग मार्क्स का कॉन्सेप्ट चलता है भाई। अब देखो, इसको इधर ले जाओ, उसको उधर ले जाओ, नंबर्स को एक तरफ ले जाओ तो प्लस का 8 हो जाएगा, इस तरफ आके साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस 72 हो जाएगा और इक्वल टू 40% माइनस कितना? 20%। याद देख रहे होंगे, 72 और 8 होता है आपके पास 80, इक्वल टू 40 में से 20 गया 20%। यहाँ से आप 1% निकाल रहे होंगे तो ये हो जाएगा 80/20। मतलब 1% जो है 4 मार्क्स को डिनोट कर रहा है। 1% जो है 4 मार्क्स को डिनोट कर रहा है। तो पेपर कितने का रहा होगा? टोटल 100% का। तो अगर 2 0 यहाँ बढ़ाए तो 2 0 यहाँ भी बढ़ा सकते हो। ठीक है, ये रूल है। तो टोटल जो है मैक्सिमम मार्क्स जो थे वो कितने थे? 400 थे। मतलब टोटल 400 में से पेपर हुआ और पास वाले को कितने मिले? इतने या इतने। दोनों क्या है? पासिंग मार्क्स है। आप कहीं से भी निकाल सकते हो। चलिए मैं यहां से निकालता हूं। टोटल 400 में से 20% परसेंटेज हटेगा, नीचे 100 लगेगा, प्लस 72। 0 से 0, 0 से 0, 4 दूनी 8, 80 प्लस 72 कर रहे होंगे तो ये 152 आएगा। 2 का 2, 7 7 14 1 15, 152 इसका राइट आंसर रहेगा भाई। तो इस तरह से क्वेश्चन चलता है। बिल्कुल बेसिक आसान सा क्वेश्चन था भाई। अगला क्वेश्चन है आपके पास, 200 मीटर लंबी एक ट्रेन 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति ज्ञात कीजिए। सबसे पहले जो चीज़ दी रहेगी, जो डाटा दिया रहेगा उसको लिखोगे। ट्रेन की लंबाई दे रखी है आपको, तो ट्रेन कितनी लंबी है? ट्रेन की लंबाई वो आपके पास दे रखी है 225। और आपके पास क्या दे रखा है? प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म कितना है? 475। समय आपको दे रखा है 14 सेकंड। आप सभी को पता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या होती है? तो डिस्टेंस होती है आपकी ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। ये आपकी डिस्टेंस बन जाती है पूरी जितनी होती है। ठीक है, तो ट्रेन की लंबाई है 225 प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई है 475। तो आप इसे ऐड कर दोगे, 200 और 400 600 और 75 और 25 और 75 100, तो 400 और 100, 4 2 6 और 6 700 हो गया। 700 मीटर आपके पास दूरी आ गई, डिस्टेंस आ गई आपके पास 700 मीटर। आपको समय दे रखा था कितना? समय कहाँ गया? 14 सेकंड। ये मीटर है, ये सेकंड है। अब आप मुझे बताओ आपको किस में स्पीड निकालनी है? तो स्पीड आपको किलोमीटर पर आवर में निकालनी है। ठीक है,
किस में निकालनी है, किलोमीटर पर आवर। देखो एक चीज सिंपल समझो, कभी भी मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। किसमें, किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर बड़ा होता है तो बड़ा वाला ऊपर 18/5 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। और जब भी बड़ी यूनिट को, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, छोटी यूनिट में चेंज करना है, तो छोटा वाला ऊपर बड़ा वाला नीचे। अब आपको किस में चेंज करना है, किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है ना, तो बड़ा वाला ऊपर छोटा वाला नीचे। काट दो भाई, 5 एकम 5, 2 बच गया, 5 चक्कू 20, 0, 14 एकम 14, 10, 180 किलोमीटर पर आवर। कहानी खत्म। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 1000 रुपए की राशि किस दर से साधारण ब्याज पर 2 वर्ष में 1200 हो जाएगी। आप मुझे बताओ कि आप बैंक में गए, आपने 1000 रुपए जमा कराए। कितने रुपए, 1000 रुपए। तो उसे क्या कहा जाता है, मूलधन। जो भी बैंक में आप राशि जमा कराते हो उसे कहा जाता है प्रिंसिपल, मूलधन। और कितने साल के लिए जमा कराए, तो आपने बोला 2 साल के लिए जमा कराए सर हमने। ठीक है, बैंक ने आपको एक अमाउंट वापस कर दी जिसे आप मिश्र धन कहते हो, अमाउंट कहते हो। ठीक है, बैंक ने आपको कितना रुपए दे दिया, 1200 रुपए। कहानी ठीक है। अब आप मुझे बताओ, आपने बैंक में 1000 रुपए जमा किए, बैंक वाले ने आपको 1200 रुपए दिए, तो फ्री फंड के तो बैंक वालों ने दिए नहीं। जो आपने पैसा जमा कराया था मूलधन 1000 रुपए, इस पर बैंक ने आपको 200 रुपए का ब्याज दिया। कितने साल में, 2 साल में। ठीक है, आपने जमा कराया 1000, बैंक वाले ने 1200 रुपए दिए, तो 200 रुपए एक्स्ट्रा दिए। इसे क्या कहा जाता है, ब्याज। क्या कहा जाता है, ब्याज, या इंटरेस्ट आप इंग्लिश में बोलते हो। ठीक है, अब देखो एक फॉर्मूला होता है आपके पास, सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल गुणा रेट गुणा समय, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया, बैंक ने आपको 200 रुपये इंटरेस्ट दिया। आपने बैंक में 1000 रुपये जमा कराए, प्रिंसिपल। रेट आपको निकालना था, ठीक है, और समय आपको दे रखा था 2 साल। यहाँ तक कहानी समझ आ गई। ठीक है, अब देखो ये सारी वैल्यू यहाँ आ जाएगी, ये पूरी वैल्यू यहाँ आ जाएगी, तो आर बराबर आपके पास बचेगा, आर बराबर आपके पास बचेगा 200 इंटू 100 अपॉन 1000 इंटू 2। तो यहाँ से 1 2 3 1 2 3, आपके पास क्या बच गया, 2 से 2 भी काट दो, आपके पास रेट बच गए कितने, 10%। यही तो पूछ रहा था। तो आपका जो मूलधन है 10,000 रुपए, वो 10% की ब्याज से 2 साल में 1200 रुपए हो रहा है। ठीक है, कहानी समझ आ गई। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो 3:2 है, और जो इसका परिमाप है वो 20 है, पेरीमीटर 20 है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है। तो आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है आपके पास लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, और यहां से आप परिमाप भी लिख लो, आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, अब आपको आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रखा है 3:2। ठीक है, तो मैंने माना आयत की लंबाई 3x है, आयत की लंबाई कितनी है, 3x, और जो चौड़ाई है वो 2x है, चौड़ाई कितनी है, 2x है। ठीक है, यहाँ तक कहानी। चलिए अब देखो आगे, देखो हमें क्या दे रखा है, इसका परिमाप दे रखा है 20। ठीक है, अब परिमाप क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। बोलो हाँ या ना, ये तो होता है। तो चलिए हमें दे रखा है आयत का परिमाप, आयत का परिमाप। देखो जो जो चीज दे रखी है मैं एज इट इज लिखते जा रहा हूं भाई। आयत का परिमाप हमारे पास दे रखा है कितना, 20। ठीक है, और होता कितना है आयत का परिमाप, 3, 2 लंबाई 3x, चौड़ाई 2x। तो ये कितना हो जाएगा, 3 और 2 5x। ठीक है, होगा नहीं होगा, बोलो, 3 और 2 5x। इस 2 को चाहे तुम सीधा नीचे भेज दो, इस 2 को सीधा यहाँ भेज दिया आपने, तो ये हो जाएगा 20/2 इक्वल टू 5x। तो 2 10 बार चले गए, x बराबर कितना,
10/2, 10/5, तो x की वैल्यू 2 आ गई। x की वैल्यू क्या आ गई? 2। अगर x की वैल्यू 2 आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई? 2। x की वैल्यू 2 आ गई तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है? 3x, चौड़ाई कितनी है? 2x। ठीक है, तो देख लो 3x इंटू 2x। x की वैल्यू कितनी है? 2, तो 3 दूनी 6 गुणा 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, 6 चौको 24। आपके पास आंसर आ गया 24 सेंटीमीटर। आप इसे ऐसे भी कर सकते थे। ऐसे कैसे? 3 इंटू 2, या सीधा कर देते 3 इंटू 2 6x स्क्वायर। 6x स्क्वायर, एक्स की वैल्यू कितनी है? 2, तो 2 2 जा 4 और 6 4 जा 24, 6 चौको 24। ठीक है, पेपर इतना आसान नहीं पूछे जाने वाला जितना आप सोच रहे हो भाई। बहुत ज्यादा कंपटीशन होने वाला है भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 500 मीटर एक लंबी ट्रेन 1 मिनट में 1000 मीटर लंबे सुरंग से गुजरती है, तो किलोमीटर पर घंटे में ट्रेन की जो गति है वो कितनी होगी? अब देखो सिंपल सा आपके पास दे रखी है 500 मीटर लंबी ट्रेन। ठीक है, ट्रेन की लंबाई कितनी है? 500 मीटर। मैं लिख लेता हूं, आपको दे रखा है ट्रेन की लंबाई। ट्रेन की लंबाई, ठीक है, 500 मीटर। 1000 मीटर लंबे सुरंग, सुरंग की लंबाई कितनी दे रखी है? 1000 मीटर, है ना। अब मुझे बताओ, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। चाल बराबर दूरी बटा समय, हाँ कि ना। चाल बराबर दूरी बटे समय, यही तो होता है। ठीक है, अब आप मुझे बताओ डिस्टेंस क्या होगी? तो डिस्टेंस होती है हमारे पास जो ट्रेन की लंबाई है प्लस सुरंग की जो लंबाई होती है, उन दोनों को ऐड करके हमारे पास दूरी आ जाती है। तो ये कितनी है? 500 और ये कितनी है? 1000। तो टोटल डिस्टेंस हो गए हमारे पास 1500। बोलो हाँ या ना। और समय दे रखा है आपको कितना? 1 मिनट। अब देखो ये मीटर है और ये मिनट है, तो 1 मिनट को मैं कितना सेकंड लिख सकता हूँ? 60 सेकंड लिख सकता हूँ। बोलो हाँ या ना। 1 मिनट में 60 सेकंड। ठीक है, तो समय कितना हो गया? 60 सेकंड। 1 मिनट या 60 सेकंड दोनों में, मैंने इसीलिए चेंज किया क्योंकि यहाँ मीटर है तो यहाँ सेकंड में होना चाहिए भाई। ठीक है, चलो अब देखो, अब ये मीटर पर सेकंड में आंसर निकालना है किसमें? किलोमीटर पर आवर में। मैंने आप सभी को बताया कि मीटर पर सेकंड को, छोटी यूनिट को अगर बड़े में चेंज करना है, बड़ा क्या होता है? किलोमीटर पर आवर। बड़े में चेंज करना है तो बड़ा वाला ऊपर, छोटा वाला नीचे। ठीक है, तो आपको बड़े में चेंज करना है तो 18/5 से गुणा करना पड़ेगा। तो देखो 0 से 0, 6 तियां 18, 5 तियां 15 और 3 तियां 9, कितना आ गया? 90 किलोमीटर पर आवर। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए आगे कह रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या जिसे 12, 18, 21 और 54 से विभाजित किया जाता है तो हर बार शेष 6 बचता है। जब भी आपके पास वह छोटी से छोटी संख्या पूछे ना, तो उसका निकाल देते हैं एलसीएम। और एलसीएम निकालोगे जैसे ही लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो वो जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा ना, जो तीनों का कॉमन मल्टीपल होगा, उसमें 6 ऐड कर देना, क्योंकि जो लीस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो तो तीनों से पूर्णतः विभाजित होगा। और जब उसमें 6 आप ऐड कर दोगे तो वो शेषफल बच जाएगा। एलसीएम जो आएगा उसमें शेषफल को ऐड कर दो, रिमाइंडर को ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो कैसे करोगे, 12, 18, 21 और 54 का आपको लेना है एलसीएम। दो से करो, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 21, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। 2 से करो, 2 3 जा 6, 9 एज इट इज, 21 एज इट इज और 27 एज इट इज। 3 से करो, 3 एकम 3, 3 तियां 9, 3 सत्ते 21, 3 नम्मे 27। फिर 3 से किया आपने, 3 एकम 3 तियां 9, 7 एज इट इज। फिर 3 से करोगे 1 1 1, फिर 7 से करोगे 1 1 1 1। ठीक है, तो इस तरह से एलसीएम निकाला आपने। लीस्ट कॉमन मल्टीपल 2 दूनी 4, 4 तियां 12, 12 दूनी 24, 12 तियां 36,
36 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 6 तिया 18 कैरी 1, 3 तिया 9 और 1 10, और इसको 7 से मल्टीप्लाई करो, एलसीएम आ जाएगा 8 7 56 कैरी 5, 7 0 0, 5 एज इट इज आ गया, 7 एकम 7। तो 756 लीस्ट कॉमन मल्टीपल आया, मतलब 756 एक ऐसा नंबर है जो तीनों से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। अब आपको प्रत्येक दशा में हर बार 6 शेष कब बचेगा, जब आप इसमें 6 ऐड कर दोगे। तो 756 और 6, 6 6 12, मतलब 762। 762 ऑप्शन बी आपके पास राइट आंसर रहेगा भाई। कहानी ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक बेलन का आयतन और त्रिज्या क्रमशः 3080 सेंटीमीटर क्यूब और 7 सेंटीमीटर है, तो बेलन की ऊंचाई आपको निकालनी है। सबसे पहले आपको बेलन का आयतन पता होना चाहिए। बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन क्या होता है, तो तब आप बोल रहे होंगे कि सर इसका आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, और हमें दिया क्या है, तो बेलन का आयतन दे रखा है। बेलन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, ठीक है। बेलन का आयतन कितना है 3080, और इसकी त्रिज्या कितनी है, बोलो 7 सेंटीमीटर, है कि नहीं। कहानी ठीक है। तो यहां से बेलन का आयतन हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू कितना 3080। पाई की वैल्यू कितनी 22/7, आर कितना है रेडियस 7 सेंटीमीटर, मतलब 7 × 7, और पाई आर स्क्वायर एच, और ये हो गया 3080। 7 से 7 कट गया, तो यहाँ से हाइट कितनी आ जाएगी, यहाँ से हाइट कितनी आ जाएगी, h बराबर क्या आ जाएगा आपके पास 3080/22 × 7। काटो, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 11 अट्ठे 88, 0, 7 चक्कू 28, 0, 2 कितनी बार 20 बार, 20। ऑप्शन डी आपके पास राइट आंसर रहेगा भाई। आगे क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 7 संख्याओं का योगफल 235 है, पहली 3 संख्याओं का औसत 23 है और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 42 है, तो चौथी संख्या ज्ञात करो। आप सभी को पता होगा कि औसत बराबर क्या होता है, एवरेज बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है संख्याओं का योग, जितनी संख्या है उनका सम, अपॉन संख्याओं की संख्या, जितनी संख्याएं रहती है संख्याओं की संख्या, यही होता है। इंग्लिश में बोलते हो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब देखो यहाँ तो आपको 7 संख्याओं का योगफल दे रखा है, मतलब 7 नंबर जो हैं उनका सम दे दिया आपको, 7 संख्याओं का सम दे दिया आपको 235, ठीक है। अब देखो आगे आपसे कहा जो पहली 3 संख्या है उनका औसत 23 है, औसत क्या है 23 है, ठीक है, और संख्या कितनी है 3, तो इनका सम निकाल दोगे, तो 3 संख्याओं का जो सम आ जाएगा आपका वो आ जाएगा 3 दूनी 6 और 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, 69। ये 3 का सम आ गया, ये 7 का सम आपको दे रखा था, और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 42 है, तो अंतिम 3 का जो सम आ जाएगा 3 × 42 आ जाएगा फॉर्मूले से, 3 दूनी 6 और 4 तिया 12, 126। अब आप मुझे बताओ कि ये पहली 3 है ये अंतिम 3 है, ये अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो मेरे पे 6 संख्याओं का सम आ जाएगा, बोलो हाँ या ना। 6 संख्याओं का योग आ जाएगा मेरे पास, आएगा नहीं आएगा। अगर मैं 7 संख्याओं के योग में से 6 संख्याओं का योग माइनस करूंगा तो मेरे पे चौथी संख्या आ जाएगी, तो 7 संख्याओं का योग था 235 और 6 संख्याओं का योग निकाला आपने कितना, और 9 और 6 15, कैरी 1, 6 और 2 8 और 1 9 और 1 एज इट इज, माइनस कर दो। ये क्या है 7 नंबर का सम है, 7 संख्याओं का योग है, और ये क्या है 6 संख्याओं का सम, 6 नंबर्स का सम है। माइनस करो तो चौथी संख्या आ जाएगी भाई, 5 में से 5 गया 0 और 13 में से 9 गया 9 और 4 13, 40 आ रहा है आंसर, 40 आ रहा है इसका आंसर, ठीक है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर रहेगा।
आगे आपके पास की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 120 और 210 को पूर्णतः विभाजित करेगी। जब भी आपसे सबसे बड़ी संख्या पूछेगा तो उसका निकालते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 120 और 210 का HCF कितना आएगा भाई? निकालो, कॉमन फैक्टर निकालना है। 3 चके 12, 0, 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 5 एकम 5, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7। कॉमन फैक्टर निकालो भाई, LCM कॉमन निकालो। दोनों में कॉमन कौन है? कॉमन देखो 3 यहाँ कॉमन है, 3 यहाँ कॉमन है, तो 3, 2 यहाँ कॉमन है, 2 यहाँ कॉमन है, इंटू 2, और कुछ कॉमन है 5 यहाँ है, 5 यहाँ है, ठीक है। तो 3 दूनी 6 पंजे 30 इसका क्या आ गया? LCM आ गया, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या वही होगी 30 जो दोनों को पूर्णतः विभाजित करेगी भाई। 30 आपका राइट आंसर रहेगा भाई। आगे सिंपल सा क्वेश्चन है, राम और मोहन की औसत आयु 50 वर्ष है और उनकी आयु का अनुपात 7:3 है, तो मोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करो। अब एक है राम और एक है आपका भाई श्याम, जिनकी जो एवरेज एज है वो कितनी है? एज कितनी है? 50 वर्ष, ठीक है। तो मुझे बताओ, अभी मैंने आपको बताया कि औसत बराबर क्या होता है? औसत बराबर क्या होता है? संख्याओं का योग अपॉन संख्याओं की संख्या। होता ही नहीं होता? संख्याओं का योग अपॉन संख्याओं की संख्या, ठीक है। अब देखो ये 2 आदमी हैं, औसत कितना है इनका? 50 है, ठीक है। और राम और श्याम सदस्यों की संख्या कितनी है? 2 है, तो संख्याओं का योग कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। बोलो हाँ या ना? 100 आएगा नहीं आएगा? तो राम और श्याम की आयु का योग कितना आ जाएगा? 50 × 2 आ जाएगा नहीं आ जाएगा? बोलो हाँ या ना? 100 आ गया इनका सम। और इनका मोहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए और उनकी आयु का अनुपात 7:3 है। राम अगर 7x है तो श्याम 3x है और दोनों की आयु का सम कितना है? 100 है। कहानी हो गई खत्म, ठीक है। 7 और 3 10x, 10x बराबर 100, तो x बराबर कितना? x बराबर 100/10, 0 से 0, x की वैल्यू क्या आ गई? 10। x की वैल्यू 10 आ गई तो मोहन की आयु, मोहन कितना है? 3 है, तो 3x, 3 × 10 कितना? 30। आपके पास आंसर आ गया। ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। आगे रीजनिंग के क्वेश्चन करते हैं। रीजनिंग का सिंपल सा डायरेक्शन का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि x दक्षिण दिशा में 15 मीटर चलता है और फिर बाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है, और फिर बाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है, तो वह अपने प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर और किस दिशा में स्थित है। आप सभी को पता होगा कि हमारी जो स्टैंडर्ड डायरेक्शन होती है वो 4 होती है। आप इसे न्यूज़ से याद कर सकते हो, NEWS, ठीक है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ये 4 डायरेक्शन होती है जो स्टैंडर्ड डायरेक्शन होती है, जो कभी बदल नहीं सकती है। इसी पर बेस्ड हम डायग्राम बनाएंगे। देखो दक्षिण मतलब नीचे 15, x यहाँ से जो है दक्षिण की ओर गया, मतलब दक्षिण नीचे की तरफ गया। अब वो जिस तरफ जा रहा होगा उसी तरफ उसका फेस है, मतलब उसका फेस नीचे की ओर है, ठीक है। उसके बाद अपना बाएं मुड़ा, अगर वो नीचे देख रहा है तो उसका बाएं इस तरफ होगा। और फिर कितना गया? 15, यहाँ भी 15 गया, फिर यहाँ 15 गया। अब उसका जो फेस है वो ईस्ट की ओर है, तो उसकी सारी डायरेक्शन ईस्ट की ओर से लागू होगी, ठीक है। और फिर बाएं मुड़कर, तो यहाँ से बाएं उसका कहाँ होगा? ऊपर, तो फिर वो ऊपर गया और चला कितना? 15 ही चल रहा है। अब वो क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि जो बंदा है x, वह अपने प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर है। तो दूर तो इतना ही है ना, तो अगर ये 15 है तो ये भी कितनी होगी? 15। बोलो हाँ या ना? ये भी 15 होगी, ठीक है। तो 15 मीटर तो दूर है। अब किस डायरेक्शन में? स्टार्टिंग पॉइंट से बोला है, तो स्टार्टिंग पॉइंट में वो 4 डायरेक्शन बना दो। तो स्टार्टिंग पॉइंट से वो किस तरफ है? इस दिशा में, तो ये कौन सी दिशा है? ईस्ट, पूरब। तो 15
मीटर पूरब आपके पास राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास मिसिंग नंबर का। आपके पास है 25, 125, 100 और ये वैल्यू आपको निकालनी है और 225। देखो जैसे आप इन वैल्यू को देख रहे होंगे आपको कहीं ना कहीं लग रहा होगा कि स्क्वायर और क्यूब का कोई फंडा है। देख के लग रहा है कि ये तो मुझे साफ साफ पता चल गया कि ये 5 का स्क्वायर है। 125 किसका होता है? 5 पंजे 25 पंजे 125, 5 का क्यूब पता चल गया। अब 100 किसका होता है? 10 का स्क्वायर। तो मैंने देखा यहाँ स्क्वायर हुआ, यहाँ क्यूब हुआ, फिर यहाँ स्क्वायर हो रहा है तो यहाँ क्या होगा? क्यूब होगा। तो 10 का क्यूब कितना होता है? 10 दशा की 100, 100 दशा की 1000, 100 दशा की 1000। आगे क्या हो रहा है? 15 15 की 225, 15 का स्क्वायर हो रहा है। तो इस तरह से ये लॉजिक लग रहा है और आपका बिल्कुल राइट आंसर आया है 1000। आगे आपके लिए ये होमवर्क है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा और अपना स्कोर जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपके कितने मार्क्स आए। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। कोटद्वार ओपन रेलवे भर्ती भी शुरू हो गई है। अपने मॉक लगाइए और अगर आप हमारे ऑफलाइन या ऑनलाइन किसी भी कोर्स में एनरोल कराना चाहते हैं तो आप करा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद।